देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महाभारत का ये विशेष कार्यक्रम जो इस पूरे चुनाव को कवर कर रहा है, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और आप तक इस पूरे चुनाव की पल पल की हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रही है। लेकिन क्या ये लक्ष्य वाकई इतना आसान है या फिर बहुत सी चुनौतियां इस रास्ते पे हैं जिससे गुजर कर भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा? क्या ये वाकई पॉसिबल होगा या फिर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? पार्टियों की तरफ से तमाम दावे हैं, तमाम योद्धा मैदान में हैं और उन योद्धाओं को सपोर्ट करने के लिए तमाम दिग्गज कमर कस के बैठे हैं। हर वक्त ग्राउंड पे कैंपेनिंग चल रही है, रूठे हुओं को मनाने की कोशिश है और जितनी ज़्यादा शक्ति से अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया जाए उतनी शिद्दत से तमाम नेता लगे हैं। आज महाभारत के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा जी हैं, जो हमें बताएंगे कि चुनाव की रणनीति आखिर क्या है और कैसे 400 पार का लक्ष्य पार हो पाएगा। रामविलास जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। प्रतिमा जी, आपका मैं बहुत आभारी हूँ और हरियाणा न्यूज़ का यहाँ पर आए हुए तमाम पत्रकार छायाकार मित्रों का और चैनल का सभी पत्रकारों का और हरियाणा की महान जनता जनार्दन का मैं बहुत आभारी हूँ। आपके चैनल से माध्यम से हरियाणा के भाई बहनों से रूबरू होने का मुझे अवसर दिया। मैं आप सब दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जी, तो शुरुआत करते हैं रामविलास जी। सबसे पहले 400 पार के लक्ष्य को रखा है पार्टी ने, क्या सोच के 400 पार का आंकड़ा दिया है और क्या वाकई पॉसिबल है ये? देखिए प्रतिमा जी, आप बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं 45 साल से एक ही पार्टी का संघ के प्रचारक से लेकर के जनसंघ के संगठन मंत्री से लेकर के भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठने का सौभाग्य मुझे है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ एक कमरे में, वो हमारे प्रभारी थे, उनके साथ बैठने का, काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है। हर लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा होता है प्रतिमा जी। ये जो 2024 का चुनाव है, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 500 साल पुराना हमारा संघर्ष, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता कार सेवक बनकर के हम जेल में गए थे प्रतिमा जी। हमने मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 30 अक्टूबर को जब गोलियां चली उसकी खुड़का हमने जेल के दरवाजे से सुना था। ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री, हम पर कांग्रेस के लोग फब्तियां कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। प्रतिमा जी, कितनी बड़ी विडंबना है। 22 जनवरी का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर के चंपत राय जी, कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी और आचार्य बालकृष्ण, मैं नहीं कहता है, उन्होंने कह दिया था कि तुमने एक बड़ा पाप तो ये कर दिया कि आपने राम जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु का जब केस चल रहा था तो आपने एफिडेविट दे दिया। सोनिया जी उस समय अध्यक्ष थे कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और दूसरा पाप ये मत कर देना, इस निमंत्रण को माथे से लगा के स्वीकार करो। यदि तुमने इसका बहिष्कार कर दिया
तो ये हिंदू समाज दुनिया का सबसे बड़ा समाज है। वो लोग कहते हैं बहिष्कार तो हमने नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से राम का राजनीतिकरण किया, राम के नाम का फायदा अपने पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, वो हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए हम वहाँ गए नहीं। राम में आस्था है, हम जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। प्रतिमा जी, ये तो शब्दों का हेर फेर है ना। ये मैंने अपने शब्द नहीं कहे, आचार्य प्रमोद कृष्ण इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर गए ना जी। उस आदमी को कांग्रेस से निकाल दिया ना जी। और उन्होंने उदाहरण देकर के कहा था, ये देश राम का है, ये परिवेश राम का है। तो सबसे बड़ा मुद्दा राम का ही है। आप नहीं, लोग सिर्फ सबसे राम के नाम पे वोट अंडर करंट है ना जी। अब तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है इस चुनाव में, कृष्ण महंगाई मुद्दा नहीं है रामविलास जी इस चुनाव नहीं, महंगाई मुद्दा ये तो हर समय रहते हैं। इंदिरा गांधी जी 1971 में आई, गरीबी हटाएंगे, गरीब हटा दिए। इस बार देश में आप कह रहे हैं उन्होंने गरीब हटा दिए, वो कहते हैं कि आप लगातार गरीब बढ़ा रहे हैं, आप सशक्त थोड़ी कर रहे हैं। आप फ्री का राशन बांटने की योजना चला रहे हैं, तो उससे तो लोग और गरीब हो रहे हैं। कोई सशक्त थोड़ी हो रहा है, कोई अपने पैरों पे खड़ा थोड़ी हो पा रहा है। 10 साल से ये जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन कहाँ है? बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, कौन सा गठबंधन है? अधीर रंजन चौधरी अलग लड़ रहे हैं, ममता दीदी 42 सीटों पर लड़ रही है, हम संदेश खाली में भी लड़ रहे हैं। शेख शाहजहां ऐसा दुराचारी आदमी, कितनी बहनों के साथ मैं बेटी के सामने उन शब्दों की, उन परिस्थितियों की व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु मेरा हिंदू मानस रोता है। और एक बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई से छुपने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पर उस दुराचारी को छुपा के रखा, और फिर उसकी बचाव में सुप्रीम कोर्ट तक एक मुख्यमंत्री बहन होती हुई उस दुराचारी की रक्षा सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये तो मैं भारत के न्यायपालिका को सजदा करता हूं कि उनके कारण हर आदमी बात को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है, परंतु ये जो इंडी गठबंधन है, इनके पास कोई एक झंडा नहीं है, उस झंडे में कोई डंडा नहीं है, इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। एक नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय ये आज तक तय नहीं कर सके। किसी प्रांत में गठबंधन, सब पार्टियां अलग अलग लड़ रही है। शरद पवार साहब महाराष्ट्र में अलग लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग लड़ रहे हैं, बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रही है, और इन सब से बीजेपी अकेले दम पर 400 पार कर लेगी। 400 पार। चलिए, आप कह रहे हैं 400 पार होगा, लेकिन ये लगातार आरोप भी लगाते हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। उसके दम पर आप तमाम विपक्षी नेताओं को, जिनसे भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, आप उनको जेल में डाल देते हो। प्रतिमा जी, सूरत का कांग्रेसी उम्मीदवार भाग गया, कल पुरी में कांग्रेस के उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दी। अब प्रतिमा जी, एक केवल गाली देने से तो थोड़ी होता है। 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान का गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, व्यापारी, कर्मचारी वोट दे रहा है। एक आदमी कांग्रेस का शहजादा इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके और इंग्लैंड को आह्वान कर रहा है कि मेरे देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, आप इंटरवीन करिए। ये गद्दारी नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है। एक आदमी अमेरिका में जाकर के, जो पीएफआई है, अमेरिका में भी प्रतिबंधित है, हिंदुस्तान में भी प्रतिबंधित है, पीएफआई के जो सर्वे सर्वा हैं, वो शहजादे का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं,
और वहां पर भी यही राग आलापते हैं। एक समय प्रतिमा जी, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, एक समय में नरसिम्हा राव जी को लखू भाई पाठक केस में सजा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी इंग्लैंड में गए, वहां की प्रेस ने पूछा, योर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन जेल्ड इन करप्ट केसेस? नहीं नहीं नहीं, इट इज अवर डोमेस्टिक अफेयर, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट। एक वो संस्कार है, हम उस पार्टी के मिशनरी लोग हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने, लालू प्रसाद यादव है, इनके ऊपर जो करप्शन के, भ्रष्टाचार के केस थे वो तो कांग्रेस के जमाने के थे। एक आदमी दम से कहता है कि भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ूंगा, आतंकवाद को नहीं छोड़ूंगा, और डंके की चोट कहता है 28 दिसंबर। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे, विरोधी कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं हम भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। जहां आपसे भी बाहर भ्रष्टाचारी देखेंगे सबको बीजेपी में लेकर आ जाएंगे, अपनी वॉशिंग मशीन में धो के एकदम क्लीन चिट दे देंगे। नवीन जिंदल, नवीन जिंदल पे कितने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी आपके कैंडिडेट हैं, देश के राजनीतिक गंगा है। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और गंगा में तो गोमती भी गंगा हो जाती है, कोई नाला आता है तो भी गंगा हो जाता तो है। सारे पापियों के पाप धुल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी तो में। पाप नासिनी है ना जी, गंगा तो नवीन जिंदल के पाप सारे खत्म हो गए? नहीं, नवीन जिंदल एक उदाहरण है। नवीन जिंदल के पूज्य पिताजी ओम प्रकाश जी जिंदल मेरे साथ विधायक थे 91 में, मेरी उनकी सीट एक थी। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए प्रतिमा जी, इस समय जो कॉमन मैन है, जो देश का गरीब आदमी है ना, आपने जैसे नरेंद्र मोदी, नहीं नरेंद्र मोदी की बात ठीक है, उन पर तो कोई सवाल उठाता ही नहीं, लेकिन एक आम लोग तो कहते हैं ना कि आप बोलते थे नवीन जिंदल कोयला चोर है, आप उसी कोयला चोर को अपनी पार्टी में लेकर आए, अब आप कह रहे हैं ये सबसे बेस्ट हैं, इनको आप लोकसभा के जरिए आप पहुंचा दीजिए दिल्ली। अब वो पता नहीं, कोर्ट की कार्रवाई का मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है। मैं तो प्रतिमा बेटे को ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की एक श्रद्धा है, कृष्ण कन्हैया ने कंस को मथुरा में मार दिया और मथुरा को त्याग करके द्वारका बसा ली समुद्र के किनारे। आपने भी दर्शन किए होंगे, मैंने द्वारका भेंट कई बार दर्शन किया। नरेंद्र मोदी समुद्र में उतर के मोर की पंख कन्हैया को प्रिय थी पूजा करते हैं, और ये इटली के सारे भाणजे भाणजी हमारी इसी श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं। तो ये चुनाव सीधा सीधा धर्म का है, मतलब बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे आप चुनाव में जा रहे हैं। अपने चैनल पर बड़ा अच्छा शब्द दिया, महाभारत। ये देश कोई 1000-2000 साल पुराना तो है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हिंदू सभ्यता है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ये सभ्यता है। आपने बहुत अच्छा शब्द दिया, हमने लंका कब जलाई? जब जानकी माता का हरण किया। हमने दुर्योधन के कलेजे से लहू निकाल करके द्रौपदी के केस कब धोए? जब कौरवों के नरेश दुर्योधन ने किया। ये देश नव दुर्गा की पूजा हम साल में 2 बार करते हैं, नवरात्र कहते हैं, और ये देश माँ का है, बहन का है, बुआ का है, बेटी का है। ये देश जो है, इस बार इंडी गठबंधन ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। केवल नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने तक नहीं रहे, शक्ति का इन्होंने निरादर किया, सनातन को खत्म कर देंगे। खड़गे साहब के साहबजादे मंत्री हैं कर्नाटक में, वो कहते हैं सनातन तो डेंगू बुखार है।
ये देश तो सत्य सनातन है। तो मतलब एजेंडा साफ साफ सनातन ही है। लेकिन रामविलास जी, ठीक है, हमने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन अब हरियाणा की भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हरियाणा है। और हरियाणा में एक लंबी राजनीति आपने की है, बहुत ही बारीकी से हरियाणा को देखा है, जाना है और काम किया है। ऐसे में हरियाणा में जो 10 सीटें जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा, क्या लगता है आज के समय में कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, 2019 में तो उस वक्त तो पुलवामा था, लोग कह रहे कि तमाम चीज़ें थी, आपने रिसेंटली पुलवामा हुआ था और एक जन भावना थी कि ये बहुत गलत हुआ, और तमाम लोगों ने ठीक है मोदी जी पे फिर से विश्वास जताया। आज लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, पार्टी के नाते तो चलिए ठीक है, आपको यही कहना है कि 10 की 10 हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी हमारे साथ साझा कर पाएँ, क्या आपको लगता है कहीं पे टक्कर है या कहीं कुछ है ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, एक तो प्रतिमा जी, आई एम टॉकिंग 1 to 1। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मैं 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। आज हरियाणा में कांग्रेस है, गुरुग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार जमुना पार से लेके आ रही। कांग्रेस के संगठन इतना कंगाल हो गया है। हमने 1 महीने से हमारा नायब श्रेणी मुख्यमंत्री 80 विधानसभाओं में रैली कर गया है, विजय संकल्प रैली। कांग्रेस ने सबसे अंत में, और गुरुग्राम में राव इंद्रजीत के मुकाबले में राज बब्बर तो आपके लिए तो आसान है ना, कंपटीशन ही खत्म हो गया। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं बहन। आपने पूछा ना कि भाई 10 की 10 सीट 2019 में हरियाणा की जनता ने हमको दिया। वोट डालते समय राज बब्बर यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष रह लिया। आपकी पार्टी में इतनी बड़ी कंगाली है। वायनाड में शहजादा हार रहा है तो फिर गंगा किनारे आ रहा है। अब कहते हैं कि हम रामलला के दर्शन करेंगे। वो आचार्य बालकृष्ण कहता है कि प्रमोद कृष्ण कहता है कि रामलला ने तुमसे कहीं ये पूछ लिया कि तुमने तो एफिडेविट दे दिया था। जब रंज बुतों ने दिया तो खुदा याद आया। मेरे कहने से लोग वोट नहीं देते, शहजादा कहे उसके कहने से वोट नहीं देते। लोग सामने देखता है। जब ये मोटी मोटी गाली नरेंद्र भाई मोदी को देते हैं, गांव का गरीब आदमी, उस बहन को आग लग जाती है कि ये गाली मुझे दी जा रही है, और वो वोट की चोट से इस बात का जवाब देते। चलिए, उसका जवाब तो 4 जून को मिल जाएगा। आप कह रहे हैं यूपी से ये कैंडिडेट उधार के लेकर आ गए, लेकिन उधार के कैंडिडेट सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आपने तो ज्यादातर टिकटें कांग्रेसी नेताओं को दी हैं, उधार के कैंडिडेट थे आपके। चौधरी धर्मवीर हैं प्रतिमा, 2014 से 10 साल से एमपी हैं। 2014 से ही तो उधार में लिए थे ना बीजेपी ने। मैंने आपसे शुरू में कहा मेरी बहन कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 2 से लेकर के 400 तक का है। एक दिन हम छोटी पार्टी थे, हमारे नेताओं की सूझबूझ से, कार्यकर्ता की तपस्या के बलबूते पर जब पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो देश चलाने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए 2014 से धर्मवीर जी इस लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट हैं। राव इंद्रजीत को 2013 में बीजेपी ज्वाइन कराया था। वो इस बार 6ठी बार भारत की लोकसभा में पहुंचेंगे। हमारा डॉक्टर अरविंद शर्मा पहले भी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है। मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से, हमारा एक बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता, एमएलए, पार्टी का महामंत्री, सोनीपत वो शुरू से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का है। हिसार से चौधरी रणजीत चौटाला, चौधरी देवीलाल के साथ 1987 में मैं भी मंत्री था, रणजीत भी मंत्री था। इसी तरह से अंबाला से रतनलाल कटारिया, एक समर्पित कार्यकर्ता, उनकी पत्नी बंतो कटारिया वहां से चुनाव लड़ रही है।
रतन लाल कटारिया के प्रति लोग श्रद्धांजलि करेंगे, कमल का बटन दबाएंगे। भारतीय जनता सिरसा अशोक तंवर ये भी कांग्रेस से ही लिया उधार में। अब अशोक तंवर जो है, चलिए वो तो बहुत सारी पार्टियों में घूम आए, वो सारी पार्टियों के ही हो गए और उसके बाद अब चलिए फाइनली बीजेपी में आ गए। ही आखिरी शरण है ना जी। तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा, तो मतलब बीजेपी रक्षक काहू को डरना नहीं, ये गंगा है। मैंने शुरू में आपसे बहन कहा, तो गंगा रक्षा करेगी किससे? ईडी से, सीबीआई से? नहीं, ईडी सीबीआई तो ये पहले से चल रहा है सारा। आप लोग नहीं करते ज्यादा ईडी सीबीआई का डर नहीं दिखाते आप लोग नेताओं को? नरेंद्र मोदी, नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बस ईडी सीबीआई का डर तो नहीं दिखाते ना। ईडी सीबीआई की बात कर रहा हूं। ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी। आप आगे तो नहीं बढ़ा रहे ना कांग्रेस की परंपरा? नहीं, हम आगे नहीं बढ़ा रहे। मैं अपनी बहन को वो बातें बताता हूं, प्रमाण के साथ बताता हूं। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रभारी रहे, गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहे। 2007 के चुनाव में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई हम बड़ौदा के एक कोने पर सभा कर रहे थे। आदरणीय बहन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री तत्काल के सरदार मनमोहन सिंह जी, वो बड़ौदा में एक कोने में, सरदार मनमोहन सिंह जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को बहन सोनिया गांधी ने कहा, गोधरा की बात को लेकर के कहा कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, सीबीआई से जांच कराई। आज के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को गुजरात से बाहर कर दिया। नरेंद्र भाई मोदी चुनाव जीते हुए दूसरी बार के 188 में से 127 विधानसभा जीत करके आते हैं भारी बहुमत से, और सीबीआई ने नोटिस भेजा कि आपको पूछताछ करनी है। जेड कैटेगरी का उस वाकया का मैं संबंधित गवाह। प्रतिमा सारी कैटेगरी, सारी सिक्योरिटी को पानी की एक बोतल लेके अकेला और सीबीआई के सामने 4.5 घंटा बैठा नहीं, जो इन्होंने आरोप लगाए सबका जवाब दिया। तो प्रतिमा जी ये सारी वारदात तो उन्होंने शुरू की नहीं। मैं आज देश नरेंद्र भाई मोदी से क्यों प्यार करता है? 28 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान से दरिंदे ताज होटल बंबई में 166 लोगों को मार के चले गए। 18 बहादुर सैनिकों की शहादत हो गई। कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुआ? नरेंद्र भाई मोदी ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक, घर में जाकर 110 आतंकवादियों को मार किया। तो लोगों को इससे लगता है कि देश तो रक्षक हाथों में है। ये हरियाणा है, देश की आबादी में 2% हम होते हैं, परंतु भारत की सेना में हरियाणा से 10.90% हमारा हिस्सा है। सैनिक भाषा को समझता है। पुलवामा में 40 लोग शहीद हुए 13 फरवरी 2019 को। प्रतिमा जी ये बात बताने में छोटी सी लगती है, पर हरियाणा की जमीन पर जहां से हरियाणा का बेटा, आर्मी में हर 11वां आदमी हरियाणा का बेटा है। हमने कितनी शहादतें दी हैं। कारगिल युद्ध में 112 शहादत हरियाणा की हुई, 171 में हमारी शहादतें हुई। बाकी वो अतुलनीय है जो योगदान हरियाणा के लोगों का सेना में रहा है। 40 सैनिक, और नरेंद्र मोदी को हम सैल्यूट करते हैं। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट को जला के राख करते हैं। ये इंडी गठबंधन तब भी था। केजरीवाल साहब को मिले नहीं थे ना, ये गठबंधन इन्होंने बनाया नहीं था। नहीं। आज पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि मोदी जी ना आए, कि मोदी जी ना आए, नहीं तो घर में घुस के मारेगा। आज कोई देश का प्रधानमंत्री ये कर सकता है क्या? और शेर का पट्टा लाल किले की प्राचीर से कहता है हमको कोई आंख दिखाए तक घर में घुस के मारेंगे। आज पाकिस्तान
दुआ कर रहा है किसी तरह शहजादा बन जाए, किसी तरह शहजादा एक चलिए, सीट आप से। कह रहे हैं पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि मोदी जी ना आए वरना घर में घुस के मार देंगे, और शहजादा दुआ कर रहा है कि किसी तरह से हम जीत जाएं। बहरहाल क्या होगा 4 जून को सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन रामविलास जी, हरियाणा में जो अभी हाल ही में हुआ, रातों रात सरकार बदल दी गई, सीएम बदल दिया गया, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या लगता है आपको इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि मनोहर लाल जी के नाम पर लगातार बीजेपी ये कहती रही कि बहुत बेहतर काम किए, प्रदेश में ऐसे परिवर्तन ला दिए, ऐसे बदलाव कर दिए जो आज से पहले कभी हुए ही नहीं। उसके बावजूद भी रातों रात सीएम बदल देना क्यों? ये बीजेपी का कमाल है। कमाल है या डर? नहीं, डर का है क्या? ये शहजादा विपक्षी तो कह रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि खट्टर साहब की इमेज से पार्टी को डेंट पड़ेगा, नुकसान होगा चुनावों में, इसलिए बदल दिया गया। प्रतिमा जी, कांग्रेस ने पिछले 3 साल में कांग्रेस ने 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा हरियाणा में, हमने 84 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख, हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है आपको संगठन तो बिल्कुल आपका सबसे मजबूत है, दूसरी पार्टियों का तो है ही नहीं। हमने 84 पन्ना प्रमुख सम्मेलन 84 विधानसभाओं के कर लिए। आज चौधरी उदय भान से आप अकेले में पूछ लीजिए कि आपकी प्रदेश कार्यकारिणी बन गई क्या? प्रदेश कार्यकारिणी, मैं पन्ना प्रमुख की बात नहीं कर रहा। नहीं, हमने तो उनसे लगातार कैमरे के सामने भी पूछा है, एक बार नहीं 10 बार पूछा है, वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए। परिवर्तन की बात कह रहे हैं, ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ। बीजेपी में एक नेता है जिसके ऊपर कार्यकर्ता का भरोसा है, जनता का भरोसा है, नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल कामयाब मुख्यमंत्री रहे, आज भी वो 74 विधायकों के नेता है। परंतु संगठन ने तय किया कि एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाना है, आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह के उस सरकार को चलाना। ये जनगणना कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, खट्टर साहब को हरियाणा से ही बाहर करने की कोशिश हुई, मतलब चंडीगढ़ से कम बाहर? वो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, श्रीमान मनोहर लाल जी मेरे साथ संगठन महामंत्री थे। 2013 में मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और 14 में हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने, 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आशीर्वाद दे करके बना दी। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी के, वेंकैया नायडू साहब ये पर्यवेक्षक बन के आए थे और मुझे निर्देश हुआ कि आपने श्री मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव रखना है। उन्होंने धड़ल्ले सरकार चलाई। मैं ये बात प्रतिमा आपको, क्योंकि बीजेपी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये शहजादा जातीय जनगणना और 18.5 साल मुख्यमंत्री रहने वाला शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का, उसको चिट्ठी दी, चिट्ठी खोली, मोहन यादव हमारा 5वीं पंक्ति में पीछे बैठा था कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। उसको विश्वास नहीं हुआ तो विश्वास सारंग बैठा था, उसने कोणी मारी, अरे मोहन तू मुख्यमंत्री हो गया। राजस्थान में तो मतलब परफॉर्मेंस का नहीं था, ये तो हम देखते ही हैं हर जगह, अलग अलग जहाँ पे भी सीएम बदले गए या नई सरकारों का गठन हुआ तो जो पुराने नेता थे जिनको उम्मीद थी कि शायद फिर से उनको सीएम बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, पर्ची आई और नाम बदल दिया गया। लेकिन हरियाणा से तो किसी को उम्मीद नहीं थी कैसी पर्ची आएगी और खट्टर साहब को बदल दिया जाएगा। तो हमारी पार्टी निर्णय लेती है। वसुंधरा जी ने जब राजनाथ सिंह जी ने पर्ची दी कि ये पढ़ो, तो चश्मा लगा के कि भजन लाल शर्मा पहली बार तो देखा वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और वसुंधरा राजे जी चौंक भी गई कि ये क्या नाम, चश्मा लगा के देखा, नहीं चौंक गई थी। तो दिस इज ए पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को बुलाया दिल्ली, सोनिया गांधी ने, और कहा कि भाई आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, और उन्होंने जो हाय तौबा की, प्रताप सिंह खाचरियावास ने, ये काम
गुजरात की पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, क्योंकि बीजेपी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब रामविलास जी कह रहे हैं समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन आपके ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अनिल विज साहब कैबिनेट में आपके साथी भी रहे, है ना, और एक अलग उनका भी फैन बेस है, एक अलग काम करने की कार्यशैली है। हरियाणा में गब्बर कहा जाता है उनको। बहुत ज़्यादा अनदेखी के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, खुले मंचों से अपनी तकलीफ़ भी बयां करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। क्यों? नहीं, पीछे मुझे मिलने आए थे अनिल विज। अनिल विज का जो स्थान है, 6ठी बार के विधायक हैं, बड़े ईमानदार मेहनती कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पार्टी में सब कार्यकर्ताओं की, सब हमारी सबकी तो अनदेखी नहीं हो रही है? नहीं, कई बार सुविधा हो जाती है मंत्रिमंडल लेकिन में। नए चेहरों को भी मौका दिया गया, लेकिन विज साहब इतने कद्दावर नेता होते हुए भी ये चुनाव कोई अंतिम चुनाव थोड़ी है। ये चुनाव इस समय देश में राम लहर है, मोदी लहर है, और 22 जनवरी को जो नरेंद्र भाई मोदी ने साष्टांग प्रणाम करते हुए जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, आप तो हिंदुस्तान के भाई बहनों के, वो कोई भी कुछ भी कहे सबको सुनेंगे, सबको वो करेंगे। ये देश श्रद्धा का देश है, नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर भरोसा है। नहीं, बिल्कुल है, वो श्रद्धा भी है, हमारे दिल में भी है, वो आस्था भी है और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जिन सवालों पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं पे ही थोड़ा सा सटीक जवाब दें, क्योंकि मोदी जी हैं, ठीक है, वो 4 जून को मालूम हो जाएगा लोग क्या विश्वास जताते हैं, कितना विश्वास जताते हैं। 4 जून को नतीजे सबके सामने आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई अनदेखी नहीं हो रही है। अपनी पसंद नापसंद सबकी होती है, तो पर कार्यकर्ता की तपस्या का भारतीय जनता पार्टी में जितना आदर है, और किसी पार्टी में समय आता रहता है। हर किसी की इच्छा होती है राजनीति में आने के बाद रामविलास जी कि हमें सीएम बनने का मौका मिले। क्या रामविलास जी के दिल में कभी ऐसा नहीं आया कि एक बार तो सीएम बनना चाहिए? हम मिशनरी लोग हैं। प्रतिमा मैं साधु संतों के साथ भी बैठता रहता हूँ। समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राम बन को जावे। ये समाज है। तो मतलब क्या इशारा समझें? 4 नहीं, महीने बाद जो इशारा चुनाव है समझें। हरियाणा में, उसमें रामविलास शर्मा ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ हम व्यक्ति हैं, हम एक मिशन से जुड़े हुए हैं। पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार यूनिवर्सिटी के हम छात्र हैं। अपने बारे में हम निर्णय अपने से ऊपर के, जो जिस उपयोग का जो कार्यकर्ता होता है उस पे छोड़ देते हैं। आप खुद फैसला तो नहीं ले सकते। मंजिलें और भी हैं। हाँ, मंजिलें और भी हैं। देखते हैं किस मंजिल पे पहुंचते हैं और आगे क्या मंजिल रहती है। आज मुझे सबसे बड़ा संतोष ये है कि जिस पार्टी का 1991 में मैं अकेला एमएलए था, मेरे आदरणीय नेता डॉक्टर मंगल सेन जी मुझे 29 नवंबर 1990 को सुबह 3 बजे तक मुझे शिक्षा दीक्षा देते रहे, और उन्होंने कहा, और मेरी आंख में भी आंसू, उनके भी, और उन्होंने मेरी पीठ थिपथपा के आशीर्वाद दिया कि रामविलास, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है, तो आने वाले दिनों में संपूर्ण राजनीति करना। और 2 दिसंबर को उनका निधन हो गया। हमने अपने नेता की चिता, 7 बार विधायक रहे रोहतक से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और डॉक्टर मंगल सेन जी की चिता किराए के मकान, दीनानाथ जी बहल के मकान से हमने उठाई, और फिर अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मेरे पर आई। 91 में आज बहन सुषमा नहीं है, आज भारत रत्न वाजपेयी जी नहीं है, आडवाणी जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। सुषमा जी के घर पर बैठक हुई। सुषमा जी ने कहा, ये रामविलास बड़ा जिद्दी है, ये कहता मैं कोई किसी से समझौता नहीं करूँगा, मैं तो अपने नेता की इच्छा अनुसार।
तो मैंने कथा सुनाई। देन वाजपेयी जी ने कहा अब रामविलास को कोई गठबंधन के लिए, और 2014 में डॉक्टर साहब के सपनों को हमने, हरियाणा की महान जनता जनार्दन में पूर्ण बहुमत की सरकार दी। तो इस बात का संतोष है कि चलिए हरियाणा में कम से कम सरकार है। आपने शुरुआत की थी तो वो अकेले हैं, लेकिन अब वो पेड़ उस पर फल लगने लगे हैं, अच्छे से फल फूल गया है। लेकिन जिस पेड़ को अब आप कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूँ देख के कि बढ़िया उस पर फल लगे हैं। एक वीडियो रामविलास जी हमने भी देखी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। नॉमिनेशन करवाने के लिए आप गए जब रणजीत चौटाला का, तो आप बाहर रह गए, अंदर गए नहीं। जब वो जिस ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल होना था आप बाहर ही थे। वहाँ पर भी ये सीधे सीधे तौर पे बात हुई कि रामविलास शर्मा जी की भी अनदेखी की गई, इग्नोर किया गया। इतने सीनियर नेता थे, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको साथ में लेके जाके नॉमिनेशन फाइल किया जाना चाहिए था। उसकी हकीकत क्या है, उसकी डिटेल क्या है? उसकी मैं आपको बताता हूँ। सतीश पूनिया मेरे अजीज हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे। उनका मुझे फ़ोन आया 30 तारीख को कि कार्यकर्ता की इच्छा है बाबा, आपने कल चौधरी रणजीत का नामांकन कराना है। मैं चला गया सुबह 10 बजे, और रणजीत जी चौटाला रथ पर, मैं, सतीश पूनिया, नवीन जिंदल की पूज्य माता सावित्री जिंदल, हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, हम सब लोग थे रथ पर। वहाँ सेक्रेटरीट के गेट पर जाके, और वो रणजीत को कोई मैसेज आया, उनको गाड़ी में लेके श्रीमान मनोहर लाल जी अंदर चले गए। फिर चौटाला जी ने कहा कि शर्मा जी तो बाहर रह गए। तो कोई एक आदमी आया और उसने कहा कि जी आप अकेले थे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो पूरा संगठन है। महामंत्री को कैसे छोड़ दूँ, सावित्री जिंदल को कैसे छोड़ दूँ, ये तो सारे हैं। तो फिर उस पर, और कोई किसी तरह की वो गुस्ताखी नहीं थी किसी की। एक चुनाव में आचार संहिता है 1+4 जो है। अब जैसे चौधरी धर्मवीर के नामांकन पर हम थे ना, हमारे चारों हम विधायक थे, मैं प्रस्तावक था। क्योंकि वो लोग वीडियो देख के दुखी हो रहे थे कि ऐसा लग रहा है रामविलास जी की अनदेखी हो रही है, ये तो नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों को मतलब क्लैरिफाई कर रहे हैं, अपनी अनदेखी कौन कर सकता, नहीं की जा सकती। ये पौधे हम नहीं लगाए। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट बेवफाई का हाल देखिए। पेड़ लगाने वाला आदमी धूप में बैठा है। धूप में आपको बाहर देख के लोगों के भी दिलों में दर्द, ये तो तकलीफ थोड़ी सी थी। लेकिन रामविलास जी भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव की बात करते हैं। क्योंकि राव दान सिंह यहाँ से कैंडिडेट हैं। जब 2019 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के लिए आपके सामने उम्मीदवार के तौर पे थे, वो जीते। अनफॉर्चुनेटली आप चुनाव हारे। राव दान सिंह को 4 बार हराया भी। नहीं, बिल्कुल आपने हराया, लेकिन इस चुनाव में 2019 के चुनाव में वो आपसे जीते। और अब लोकसभा की राह पकड़ ली है उन्होंने। क्या लगता है, विधानसभा तो जीत पाए लेकिन लोकसभा की राह कितनी मुश्किल होगी उनके लिए? नहीं, यहाँ से देखिए, चौधरी धर्मवीर 2 बार MP रह चुके हैं, और ये व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता ग्राउंड पे चीज़ें बदल रही हैं? आप हालांकि कह रहे हैं हिंदुत्व की बात है, राम मंदिर की बात है, 370 की बात है, हमारी जो आर्मी है, हमारे सेना के जवान हैं, उनको लेके हरियाणा का इतना रिप्रेजेंटेशन है, तो वो सारी चीज़ों का फ़ायदा आपकी पार्टी को मिलेगा। लेकिन ग्राउंड पे जब हम भी जाते हैं, हम ग्राउंड जीरो पे तमाम लोगों से बात करते हैं, तो रामविलास जी लोग महंगाई की बात भी करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात आप लोगों ने कही, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है। चाहे पैसे पहले डायरेक्ट दिए जाते होंगे, लेकिन अब वाया, लेकिन चीज़ें सब चल रही हैं। महंगाई आसमान छू रही है, रोज़गार कहीं है नहीं, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं हैं, किसान परेशान हैं। देखिए किस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पे भी लगातार धरने पर बैठे रहे महीनों तक। अभी उधर अम्बाला और आपके पंजाब के बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे। तो भगवंत मान की शहर पर बैठे हुए हैं ना जी। तो जब यहाँ बैठे थे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे, तो हरियाणा की तो वो हरियाणा की शहर पे थे क्या? हरियाणा सरकार की शहर पे। मैंने ऊंट का हल भी चलाया है, बैलों का भी चलाया है। कोई किसान खेत में काम करने वाला कभी धरने पर नहीं जाता।
अब क्योंकि सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये सारे उन्होंने दे यारे पारे उत्थे बैठे ने। ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के यारे पारे हैं और इसीलिए वहाँ बैठे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा जब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तब किसकी शय पे था? तब तो खट्टर साहब ने हरियाणा में ही रोक दिया था। प्रतिमा जी, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के किसान आंदोलन की चर्चा करता है। हमारा कांग्रेस का नेता शहजादा इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड के लोगों को निमंत्रित करता है। हमारा कांग्रेस का नेता शहजादा अमेरिका में जाकर के पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, जो लव जिहाद से लेकर के वोट जिहाद तक का काम करते हैं, उनको आमंत्रित करता है। इसके पीछे की जो साजिश है, शाहीन बाग में वही बिल्किस दादी की गांठड़ी वहां और वही कुंडली बॉर्डर पर दीदी, तो ये तो आपको सारी जानकारी है कि ये किसान, ये तो नरेंद्र भाई मोदी को मैं बधाई देता हूं कि भारत के तिरंगे के साथ छेड़छाड़ हुई, दिल्ली पुलिस के 100 जवान घायल हुए, पर नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया था गोली नहीं चलेगी। तो वो तो कहते हैं कि 700 किसानों की शहादत हुई, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। 700 किसानों के खून सारे का आरोप चुनाव है। लड़े ना जी। चढ़ूनी साहब पंजाब में जाके चुनाव लड़े ना जी, पिछला जमानत जब्त हुई ना जी। भारत तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, आप कह रहे हैं। भारत के खिलाफ प्रतिमा, दुनिया में भारत आज 5वीं आर्थिक ताकत बन गया। 2024 के बाद भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। आज भारत चंद्रयान पर तिरंगा गाड़ दिया। आज भारत सूर्य के ऊपर वो जगह देखा है। तो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी के प्रोत्साहन से हैं। भारत के 140 करोड़ की नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। G20 की अध्यक्षता हमने करी, वो फोटो आपके कैमरे ने देखी है। जो बाइडेन पीछे से आके नरेंद्र मोदी का कंधा पकड़ा, नरेंद्र मोदी मेरे को ऑटोग्राफ दे दे, मेरी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। वो गिनी पपुआ का प्राइम मिनिस्टर पांव पड़ गया कि आप वैक्सीन नहीं भेजते तो मेरा देश खत्म हो जाता। वैक्सीन को लेके तो आज पूरे देश में महाभारत ही हुई पड़ी है। लोग कह रहे हैं कोविशील्ड लगवा दी, चेक कुछ हुआ नहीं, और कोविशील्ड वाली बनाने वाली कंपनी खुद कोर्ट में ये स्वीकार कर रही है कि इससे हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स की केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो इंडी वाले हैं ना, मुलायम सिंह जी, नहीं, इंडी वाले नहीं है, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने फॉरेन कोर्ट में खुद ये बात बताई है, खुद ये जानकारी कोर्ट में सबमिट की है। किसने? वैक्सीन बनाई, कोविशील्ड जिसने बनाई, पूनावाला ने वैक्सीन बनाई। तो भारत में वैक्सीन बनी, भारत ने 4 जगह वैक्सीन बनी। नहीं, भारत में कोवैक्सीन भी लोगों को लगी, कोविशील्ड भी लोगों को लगी, और जो कोविशील्ड है उसको लेकर ये आरोप लगातार सरकार पे लग रहा है कि बिना किसी जांच पड़ताल के आपने बस हड़बड़ाहट में सबको वैक्सीन लगवा दी। जब वैक्सीन लगवाई, जब श्रेय लेना था तो आपने सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फोटो लगा दी, लेकिन अब जब इस तरीके से आरोप लग रहे हैं इस कंपनी पर, तब आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो को गायब कर दिया। देखिए, पहले अखिलेश जी ने कहा कि तो बीजेपी की वैक्सीन है, फिर उनके अब्बा जान श्रीमान मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, तब अखिलेश ने, फिर राहुल कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं लगवाते। जब प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई तब इन्होंने लगवाई। मतलब इनको तो नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने से मतलब है, इनका हिंदुस्तान कुछ नहीं लगता। नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए हैं। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत। चलिए देखते हैं लोगों को वाकई ज़रूरत है या फिर कोई और फैसला करते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पे आईना दिखा रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को, उनकी स्टेट लीडरशिप को। 4 जून को बात करेंगे। वो कह रहे हैं लोगों ने ठान लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार बनानी है। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनाई तो थी,
2015 में रोहतक को आग लगा दी, गोहाना को जला दिया, भिवानी को जला दिया। 41 लोग इस छोटे से प्रांत में मर गए। और वो हुड्डा साहब के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, वो सिरसा के कोई अपने कार्यकर्ता मान से ये कह रहे थे कि हमने तो रोहतक जला दिया, तुमने तो कीड़ी भी नहीं मारी। वो आपने वीडियो नहीं सुनी? ये हरियाणा का आदमी इतना सूझबूझ रखता है। आप देखना हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और बांसुरी वो भी 10 की 10 लोकसभा जीतने का दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। जनता पर विश्वास करें ना। हम तो आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है कोई किसी तरह का? आपको हमारे चेहरे से डर लगता है? हमारी बुलंद आवाज में आपको क्या लगता है? कह रहे बस बोल रहे ये कांग्रेस वाले बाजू हमारे कई बार आजमाए हुए हैं प्रतिमा जी। तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल जीतेंगे 400। और सीएम बदलने के बाद क्या लग रहा है, पार्टी के लिए पॉजिटिव माहौल और भी बढ़ा है या फिर आपने ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे पार्टी नजर आ रही है? नायब श्रेणी ओबीसी का चेहरा था, समर्पित कार्यकर्ता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, उसके परिणाम अच्छे रहेंगे। तो खट्टर साहब भी जो काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सुपर सीएम की भूमिका में खट्टर साहब राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। तो सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं बढ़िया से। रिमोट कंट्रोल मनोहर लाल जी के पास है कि नायब सरकार का? नायब श्रेणी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हमें, और देखते हैं आखिर रिजल्ट क्या रहता है। अच्छा रहेगा। आपका हरियाणा की जनता पर पूरा भरोसा है। ये महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी। ये हरियाणा में कन्हैया गोकुल में जन्मे, जेल में जन्म हुआ, गोकुल में वासुदेव यशोदा को दे आए, उसका पालन पोषण किया। मथुरा में कन्हैया ने कंस को मारा, फिर द्वारका में बसाया, और जब पाप और पुण्य का फैसला करने के लिए तो वो कुरुक्षेत्र में आके खड़े हुए। ये हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है। ये हरियाणा की महान जनता ये पुण्य का साथ देती है, ये पाप को नकारती है, और हम अपनी जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा करते हैं। ये राम भक्तों की और राम द्रोहियों की लड़ाई है। इसमें जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे रामविलास शर्मा जी को आपने सुना, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये राम भक्तों और राम द्रोहियों की लड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ राम जी का फैक्टर इस चुनाव में चलने वाला है। मोदी मैजिक है और वो ग्राउंड पे लगातार इन्हें दिख रहा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो देश में ये महाभारत इस वक्त चुनाव रूपी महाभारत हो रही है, इसमें कौन सच्चा है और किसकी जीत होगी? और लगातार हम देख रहे हैं चुनावों में तमाम नेता अपने अपने जीत के दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन हकीकत आप जानते हैं, आप जनता जनार्दन हैं और आपको मालूम है कि किसको सर आंखों पर बिठाना है, किसके सर पे ताज सजाना है और किसको सत्ता से बाहर लेकर जाना है। ये फैसला आप पे छोड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में तमाम नेताओं से मुलाकात करवा के उनके दावे कम से कम आपको हम सुना रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं, ताकि आपके लिए सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए और बेहतर तरीके से आप चुन पाएं और वोट किसको देनी है, सरकार किसकी बनानी है, अपना सांसद किसको बनाना है, इसका फैसला आप कर सकें। फिलहाल महाभारत के इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।